हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, अभी हाल ही में हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर के कक्षाएं प्रारंभ की हैं एंड मैंने फर्स्ट क्लास के बिहाफ पर आपको बताया होगा कि आप लोगों की लगातार डिमांड आ रही थी कि एटलीस्ट भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर के आप अपनी ओर से कुछ कक्षाएँ हमारे समक्ष रखें। तो मैंने फर्स्ट क्लास के बिहाफ पर भी आप लोगों को ये बताने का कार्य किया होगा कि हम लोगों ने सोरे बैच क्या है लॉन्च कर दिया है। और ये जो आपका सोरे बैच होगा, इसमें जो क्लासेस आपको मिलेंगी, ये क्लासेस इतिहास को लेकर के आपको मिलेंगी एंड इंडियन पॉलिटी को लेकर के आपको रेस्पेक्टिव क्लासेस क्या है आपकी मिलेंगी। एंड मैंने फर्स्ट क्लास के बिहाफ पर आपको ये भी समझाने का कार्य किया होगा कि जो भी क्लासेस होंगी प्रॉपर बायलिंगुअल होंगी, क्योंकि आप लोगों की लगातार ये भी डिमांड आ रही थी कि क्लासेस जो हैं केवल एक ही लैंग्वेज के बिहाफ पर हमारे सामने ना रखी जाएं, क्लासेस क्या हों, बायलिंगुअल हों। तो ठीक है, ये रहेगा आपका क्लास नंबर 2 और इसे आप अपना क्या है डेमो क्लास नंबर 2 आप इसे अपना क्या है मान करके चल सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्लास नंबर 1 के बिहाफ पर मैंने आपको बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखाया था, बट मैंने आपको ये दिखाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे, या संविधान जैसी जो शब्दावली आपके सामने आती है इसको आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो डिफ़ाइन करने के रिगार्डिंग जो भी आपको अपने रेस्पेक्टिव पैटर्न्स अपनाने होते हैं, या जो भी आपको तौर तरीके अपनाने होते हैं, उन तमाम प्रकार के आवश्यक तौर तरीक़ों पर मैंने अपनी कैलकुलेशन की है। अभी फ़िलहाल हम लोग ये देख रहे थे कि संविधान के जो प्रकार होते हैं, जैसे आपने कहा था कि संविधान का एक प्रकार क्या होता है, लिखित संविधान होता है, दैट मीन्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और संविधान का एक प्रकार कैसा होता है, अलिखित संविधान होता है, दैट मीन्स नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या होता है। तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बीच में हम लोग अभी फ़िलहाल क्या है बेसिक डिफरेंसेस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, बेसिक डिफरेंसेस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। और मैंने इससे पहली वाली क्लास के बिहाफ पर आपको ये समझाने का कार्य किया था कि जनरली हम लोग ये कहने का कार्य करते हैं कि जो संविधान हमें लिखित रूप में दिखाई पड़ता है, ऐसे संविधान को हम क्या है लिखित संविधान कहने का कार्य करते हैं। और जो संविधान हमें सामान्य तौर पर दैट मीन्स जनरली अलिखित रूप में दिखाई पड़ता है, ऐसे संविधान को हम क्या है अलिखित संविधान कहने का कार्य करते हैं। बट मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप इतना ही कह करके चलेंगे तो आप, मैं कहना चाहूँगा, आप वेरी बिग एरर आप लोग करके चलेंगे, एक बहुत बड़ी मुश्किल आपके सामने क्या है आ सकती है। मुझे याद है कि इससे पहले वाली क्लास के बिहाफ पर मैंने आपको ये समझाने का कार्य किया था कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बीच में अगर आपको शुरुआत में ही कोई साइंटिफिक डिफरेंस क्रिएट करना है तो आप साइंटिफिक डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे। तो आप हमेशा ये कहेंगे कि लिखित संविधान जो आपका होता है वो हमेशा सिंगल डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर आपके सामने आता है, और जो अलिखित संविधान होता है वो कभी भी सिंगल डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर आपके सामने नहीं आता है। ये डिफरेंस मैंने क्या है आपके सामने क्रिएट करके बताया था और आपको ये समझाने का कार्य भी किया था। और मैंने आपको, देखिए मैंने नहीं, आप लोगों ने काफ़ी एग्जामिनेशन को ऑब्जर्व कर लिया होगा। हाल ही में जो भी आपके यूके SSS की ओर से डिफरेंट एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए गए हैं, या यूके PSC की ओर से क्या है डिफरेंट एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए गए हैं, वहाँ जो वे ऑफ क्वेश्चन पुटिंग नेचर में चेंजेस लाए गए हैं। तो मैंने क्लास नंबर 1 के बिहाफ पर आपको ये बातें भली बातें समझाने का कार्य किया था कि अब आपको थ्योरीज वाली जो क्लासेस हैं वो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती हैं। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस आपको डिस्कस नहीं करने चाहिए, हमेशा आपको क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए, बट थ्योरीज वाली जो क्लास होती हैं इनकी काफ़ी ग्रेविटी रहती है, इनका अपना एक इंडिविजुअल क्या होता है सिग्निफिकेंस होता है। तो थ्योरी वाली क्लासेस के बिहाफ पर भी आपको क्या है जाने की आवश्यकता है, या आपको अपनी जो रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस हैं वो करने की आवश्यकता है। तो क्लास को, डिस्कशन को, चर्चा को क्या है मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। हमारा डिस्कशन कहाँ पर है, आप देखिए हमारा डिस्कशन कहाँ पर है। तो हमारा डिस्कशन है टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
जिसको आपने हिंदी में क्या कहने का कार्य किया था, संविधान के प्रकार आप कह सकते हैं या संविधानों के प्रकार भी आप लोग कह सकते हैं। तो हम लोगों ने जनरली क्या पढ़ा है, हम लोगों ने जनरली ये पढ़ने का कार्य किया है कि संविधान के प्रकार में एक तो हम क्या लेकर चलते हैं, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हम लेकर के चलते हैं। एक तो हम क्या लेके चलते हैं भाई, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग क्या है लेकर के चलते हैं, और जिसे हम सामान्य तौर पर हिंदी में क्या कह देते हैं, लिखित संविधान कह देते हैं। और एक हम क्या लेके चलते हैं जिसको हम कह देते हैं नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम क्या कहने का कार्य करते हैं, नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स अलिखित संविधान क्या है भाई, कहने का कार्य कर देते हैं। अलिखित संविधान क्या है, कहने का कार्य कर देते हैं। फिलहाल हमारा जो डिस्कशन है वो इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंसेस क्रिएट करने पर आधारित है, या आप साइंटिफिक डिफरेंसेस कह सकते हैं कि हम लोग क्या है साइंटिफिक डिफरेंसेस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। अगर हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बात समझना, अगर हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो अब हमें ये कहना होगा, देखिए जो आपका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दैट मीन जो आपका लिखित संविधान होता है, उसके साथ हमें क्या जोड़ के चलना पड़ता है, हम कह देते हैं एसोसिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एसोसिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बात को पकड़ना, इज नेसेसरी। क्या कहेंगे, एसोसिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज नेसेसरी, यानी कि लिखित संविधान के साथ संविधान सभा का जुड़ाव करना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अगर आप लिखित संविधान पर अपनी रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस लाने का काम करेंगे तो आप हमेशा लिखित संविधान के साथ क्या है मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा का एसोसिएशन आप लेके चलेंगे, और वही मैंने आपको लिख करके दिखाया, एसोसिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज नेसेसरी। ये क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। यहाँ हम लोग क्या कहने का कार्य करेंगे, तो यहाँ हम इजिली ये कह सकते हैं एसोसिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एसोसिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एसोसिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना, इज नॉट नेसेसरी, यानी कि इसके साथ संविधान सभा का जुड़ाव करना क्या है, आवश्यक नहीं होता है। लेकिन लिखित संविधान के साथ संविधान सभा का जुड़ाव करना जरूरी हो जाता है। और जो आपका नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट मीन जो आपका अलिखित संविधान है, उसके साथ संविधान सभा का जुड़ाव करना क्या है, जरूरी नहीं है। तो अगर आप संविधान सभा को लेकर के अपना रेस्पेक्टिव डिस्कशन यहाँ पर हेल्ड करवाते हैं तो आप इजीली यहाँ पर ये बातें कह सकते हैं कि लिखित संविधान के साथ संविधान सभा का जुड़ाव करना जरूरी हो जाता है, और अलिखित संविधान के साथ संविधान सभा का जुड़ाव करना क्या है, जरूरी नहीं होता है। इस चीज़ को लेकर भी आप क्या है एक साइंटिफिक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, एक वैज्ञानिक अंतर क्या है यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे देखो जो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके बारे में आप कहते हैं एसोसिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज नेसेसरी। इसका मतलब ये हो जाता है कि मेरे प्यारे साथियों, जो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो आपका लिखित संविधान होता है, देखो जो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दैट मीन जो आपका क्या होता है, लिखित संविधान होता है, उससे हमेशा क्या कहा जाता है, या तो आप कहेंगे प्रिपेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, या तो आप क्या कहेंगे प्रिपेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, या फिर आप क्या कहेंगे फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन आप कहेंगे, फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग कहेंगे, या फिर आप क्या कहेंगे इनेक्टेड, या फिर आप लोग क्या कहेंगे इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन आप कहेंगे, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन आप कहेंगे। और हिंदी में आप क्या कहने का कार्य करेंगे, तो हिंदी में आप लोग क्या कहने का कार्य करेंगे, निर्मित संविधान आप लोग क्या है कहने का कार्य करेंगे। हिंदी में आप लोग क्या कहने का कार्य करेंगे, निर्मित संविधान आप कहने का कार्य करेंगे भाई। हिंदी में आपको क्या कहना है, निर्मित संविधान आपको कहना है।
तो ये जो बातें हैं, ये बातें ऐसा नहीं है कि बेकार हैं, ये बातें बेकार नहीं हैं, ये बातें आप लोगों के एग्जामिनेशन में रखी जाती हैं, आप लोगों की परीक्षाओं में इन पर बातचीत होता रहता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसके साथ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा का जुड़ाव करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, क्योंकि इसको संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है। इसलिए जनरली हमेशा क्या है, प्रिपेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहने का कार्य करते हैं, फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहने का कार्य करते हैं, एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहने का कार्य करते हैं, और कुल मिलाकर के हिंदी में क्या है, निर्मित संविधान क्या है कहने का कार्य कर देते हैं। निर्मित संविधान क्या है कहने का कार्य कर देते हैं। अब यहाँ देखो, जो आपका नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ आपने क्या कैलकुलेशन की है, उसके साथ कैलकुलेशन आपने ये की है कि एसोसिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज नॉट नेसेसरी। संविधान सभा का जुड़ाव करना क्या है, जरूरी नहीं है। तो ऐसे संविधान को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे संविधान को या तो क्या कहेंगे, इवोल्व। ऐसे संविधान को या तो हम क्या कहेंगे, या सीधा ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे संविधान को हम हमेशा क्या कहते हैं, डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये कहा जा सकता है। ऐसे संविधान को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहने का कार्य करते हैं, और हिंदी में क्या कहने का कार्य करते हैं, विकसित संविधान कहने का कार्य करते हैं। हिंदी में क्या कहने का कार्य करते हैं भाई, विकसित संविधान कह देने का कार्य करते हैं। विकसित संविधान क्या है, कह देने का कार्य कर देते हैं। अब इसका मतलब ये हो जाता है कि ऐसा संविधान जो है वो धीरे धीरे अपने आप को क्या है, डेवलप कराने का कार्य करता है, वो धीरे धीरे अपने आप को क्या है, विकसित कराने का कार्य करता है, वो धीरे धीरे अपने आप को क्या है, डेवलप कराने का कार्य करता है, या धीरे धीरे अपने आप को क्या है, विकसित कराने का काम करता है। इसमें भी आप यहाँ पर ये बातें कह सकते हैं, इसमें भी आप लोग यहाँ पर ये बातें कह सकते हैं, जैसे जो आपका नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल आपने क्या लिया था, इसका मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल आप लोग क्या लेके चले थे अभी, तो इसका मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल आप लोग लेके चले थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल आप क्या लेके चले थे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ब्रिटिश संविधान को हम लोग लिखित संविधान का एक सुटेबल एग्जाम्पल मान करके चल रहे हैं, और ऐसे संविधान को संविधान सभा ने तैयार नहीं किया है, इसी कारण हमने उसको क्या कहा, विकसित संविधान कहा, यानी कि डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहा, विकसित संविधान कहा, डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहा। तो हमको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि अगर मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल हमारे अकॉर्डिंग क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, तो देखो ब्रिटेन अगर अपने आप में एक स्टेट है, या ब्रिटेन यदि अपने आप में एक कंट्री है, तो जैसे जैसे वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर चेंज होगा, जैसे जैसे वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा, जैसे जैसे वहाँ का रिलीजियस स्ट्रक्चर चेंज होगा, जैसे जैसे वहाँ का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा, वैसे वैसे वहाँ का संविधान अपने आप को क्या है, डेवलप कराने का कार्य करेगा, वैसे वैसे वहाँ का संविधान अपने आप को क्या है, विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य कर देता है। तो इसको अगर हम लोग ये कह देते हैं कि भाई ये अपने आप में क्या है, डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, विकसित संविधान है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अगर अपने आप में एक मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल है, तो फाइनली हमें ये कहना होगा कि अगर हम ब्रिटेन को एज अ स्टेट लेकर के चल रहे हैं, अगर हम ब्रिटेन को एज अ स्टेट लेकर के चल रहे हैं, एंड यदि हम ब्रिटेन को क्या है भी एज अ कंट्री हम लेके चल रहे हैं, एज अ कंट्री क्या है हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पे जैसा मैंने ओरली आपको बताने का कार्य किया है, तो यहाँ पे फाइनली आपको ये कहना पड़ेगा कि जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, एंड जो आपका क्या है, रिलीजियस स्ट्रक्चर है, रिलीजियस स्ट्रक्चर है, एंड लास्ट वन क्या हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, एंड जो आपका क्या है भाई, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो आपका क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे ये जो आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें चेंजेस आते रहेंगे,
तो वैसे वैसे वहाँ का संविधान जो है अपने आप में क्या है, अपने आप में नए नए प्रकार के परिवर्तन लाता रहता है, धीरे धीरे अपने आप में क्या है, नए नए प्रकार के परिवर्तन लाता रहता है, या नए नए प्रकार के क्या है, चेंजेस लाता रहता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, विकसित संविधान कहने का कार्य करेंगे। तो फाइनली ये दोनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि लिखित संविधान के साथ संविधान सभा का जुड़ाव करना जरूरी हो जाता है। इसी नाते हम इसे क्या कहते हैं, प्रिपेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या फाइनली क्या है, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहने का काम करते हैं, और हिंदी में क्या है, निर्मित संविधान कहने का कार्य करते हैं। लेकिन जो आपका अलिखित संविधान होता है, जो आपका नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या जो आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके साथ हम क्या है, संविधान सभा का जुड़ाव नहीं करते हैं। और यही एक रीजन है कि ऐसे संविधान को हम लोग क्या है, ऐसे संविधान को हम लोग क्या है, प्रिपेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते, या इसे हम लोग क्या है, फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते, या इसे हम लोग क्या है, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते। इसे हमको कहना होगा डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और हिंदी में हमें क्या कहना होगा, विकसित संविधान कहना होगा। और हमने जैसे बताया आपको कि इसका मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल क्या है, ब्रिटेन का संविधान है। तो ब्रिटेन को अगर आप एज अ स्टेट लेकर चलेंगे, या आप एज अ कंट्री लेकर के चलेंगे, तो वहाँ जो आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपके सामने आएंगे, लाइक सोशल स्ट्रक्चर हो सकता है, रिलीजियस स्ट्रक्चर हो सकता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हो सकता है। तो जैसे जैसे ये जो आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें परिवर्तन आते रहेंगे, वैसे वैसे वहाँ का संविधान जो है अपने आप को इवॉल्व कराता रहेगा, या वैसे वैसे वहाँ का संविधान अपने आप को क्या है, विकसित कराता रहेगा। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक तरीका है। दोनों के बीच क्या है, वेरी साइंटिफिक डिफरेंस क्रिएट करने का, दोनों के बीच क्या है, वेरी साइंटिफिक डिफरेंस क्रिएट करने का। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको हर मामले में ना कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बन के चलना पड़ेगा, और विश्वास कीजिएगा अगर आप कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड हैं तो आपका एग्जामिनेशन आपकी ग्रिप में है, और अगर आप कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड नहीं हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, या आपको डिफरेंट हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा, आपको नाना प्रकार की रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं करना है। नौकरी की कीमत, अहमियत अभी बहुत ज़्यादा हो गई है, और जितना आप डिले करोगे उतना ही अहमियत या कीमत और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो आप एक बार पढ़ें, अच्छा पढ़ें, और समय रहते अपना जो रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन है उसको क्रैक कर जाएं और नौकरी प्राप्त करें, और जीवन के जो नाना प्रकार के पक्ष हैं उनका आनंद उठाने का कार्य करें, उनका आनंद उठाने का कार्य करें। ये बात समझ लेना। अब एक चीज़ मैं आपके सामने ऐसे रखने जा रहा हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ आप मतलब कह सकते हैं, एक ऐसी वैल्यू आप यहाँ पर कह सकते हैं, या एक ऐसा डिस्कशन आप यहाँ पर कह सकते हैं जो hमेशा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बनता है, जो हमेशा क्या है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वन साइड आपको क्या दिया, वन साइड मैंने आपको क्या दिया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वन साइड मैंने आपको क्या दिया, लिखित संविधान, एंड अदर साइड मैंने आपको क्या दिया, नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स अलिखित संविधान। एक और हम क्या लेके चले, लिखित संविधान हम लेके चले, और एक और हम लोग यहाँ पर क्या लेके चले, अलिखित संविधान हम लेकर के चले। तो हमारे एग्जामिनेशन में एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, एक राजनीतिक विचारक हैं, जिन पर अक्सर बात हुई है। भाई मैंने तो अपनी लाइफ में इस क्वेश्चन को बार बार देखा है, और ये जो आपके पॉलिटिकल थिंकर हैं इन्हें आप क्या है, प्रोफेसर, इन्हें आप क्या है, प्रोफेसर गार्नर आप कह सकते हैं, प्रोफेसर गार्नर आप कह सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दो कि इनकी एक फेमस बुक आपसे पुटअप की जाती है, इनकी एक फेमस बुक आपसे पुटअप की जाती है, और इनकी फेमस बुक आपको क्या बताना है, आप कहेंगे पॉलिटिकल साइंस। आप क्या कहेंगे, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। यूके पीएससी अक्सर ऐसे काम करता है कि कई बार हमने देखा है कि वो
कोई भी थिंकर आपके सामने रख देगा और उसका एक फेमस बुक आपसे क्या है पुटअप करने का काम करेगा। जैसे ग्रेनवाइल ऑस्टिन की कई बार बुक आपसे पुटअप की जाती है। तो यहाँ पर आपको जो डिस्कशन करना है रिटन एंड नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, ये आपको जस्ट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गार्नर आपको करना है। और अगर प्रोफेसर गार्नर को यहाँ पर आप लोग क्या है भाई रिलेट करना चाहते हैं तो इनका जो फेमस अकाउंट है या इनकी जो फेमस बुक है वो भी आपको साथ ही साथ क्या है कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और यहाँ पर आप बता के चलेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट इनके क्या है एक फेमस बुक है। मैं इसी बुक को यहाँ पर क्या है कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। मैं इसी बुक को यहाँ पर क्या है कैलकुलेट करने जा रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर प्रोफेसर गार्नर की बात करेंगे तो इन्होंने देखो आपको क्या कहा है। नंबर 1 पर इन्होंने कहा, बात को पकड़ना, देयर इज नो क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन written and non written constitution। यानी कि हिंदी में इन्होंने कहा है कि कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, दोनों के बीच में क्या है कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, कोई गुणात्मक अंतर नहीं, दोनों के मध्य क्या है भाई कोई गुणात्मक अंतर नहीं। ये आपको क्या है प्रोफेसर गार्नर समझाने का कार्य करते हैं। वो कहते हैं कि देयर इज नो क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित और अलिखित संविधान के बीच कोई भी गुणात्मक अंतर नहीं है। यानी कि गुणों के आधार पर दोनों संविधान क्या है बढ़िया माने जाते हैं या दोनों संविधान क्या है इफेक्टिवली अपने अपने क्या है फंक्शंस करते हैं, मजबूती के साथ क्या है अपने आप को व्यवहारिक रूप देने का कार्य करते हैं। ये मेरा नहीं, ये प्रोफेसर गार्नर का मानना है। दूसरी बात इन्होंने ये समझाई है यहाँ पर, देयर इज quantitative difference, there is quantitative difference between written and non written constitution। यानी कि इन्होंने कहा मात्रात्मक अंतर पाया जाता है, मात्रात्मक अंतर पाया जाता है, मात्रात्मक अंतर क्या है भाई पाया जाता है। इनकी जो कैलकुलेशंस हैं ये दोनों जो कोटेशंस हैं या दोनों जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं या दोनों जो यहाँ पर आपके कथन हैं, दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज। कि कई बार पूछा जाता है कि भाई कौन सा ऐसा राजनीतिक विचारक है जिसने ये समझाने का कार्य किया या जिसने ये कहने का कार्य किया कि लिखित और अलिखित संविधान में गुणात्मक अंतर नहीं पाया जाता बल्कि क्या है मात्रात्मक अंतर पाया जाता है। अगर आप अपने ही प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनको विजिट करने का काम करेंगे तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आप बार बार इसको पाएंगे कि बार बार इस पर क्या है आपसे बातचीत हुआ है या बार बार इस पर क्या है आपसे क्या है डिस्कशन किया गया है ना। तो ये जो दोनों कोटेशंस हैं या दोनों जो आपके स्टेटमेंट्स हैं इनको आप क्या है प्रोफेसर गार्नर की ओर से यहाँ पर क्या है भी कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जो प्रोफेसर गार्नर है वो हमें ये समझाने का कार्य कर रहे हैं कि जो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसका अगर आप कंटेंट लेने का काम करेंगे, इसको अगर आप कंटेंट वाइज कैलकुलेट करेंगे, इसको अगर आप क्या कंटेंट वाइज कैलकुलेट करेंगे तो ये थोड़ा हैवी आपको नज़र आएगा, ये थोड़ा क्या आपको हैवी आपको नज़र आएगा, ये थोड़ा क्या हैवी आपको नज़र आएगा। और जो आपका नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अगर आप इसे क्या है कंटेंट वाइज, अगर आप इसे क्या है कंटेंट वाइज कैलकुलेट करने का काम करेंगे तो ये आपको हल्का दिखाई पड़ेगा, यानी कि थोड़ा क्या है लाइट आपको दिखाई पड़ेगा, लाइट आपको दिखाई पड़ेगा। तो प्रोफेसर गार्नर कंटेंट को लेकर के कैलकुलेट करते हैं
यानी कि मात्रा को लेकर के अंतर बताते हैं कि इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगी, ये कंटेंट वाइज आपको क्या है थोड़ा हैवी नज़र आएगा, और ये जो है कंटेंट वाइज आपको क्या थोड़ा हल्का नज़र आएगा। बाकी क्वालिटी के बिहाफ पर यानी कि गुणों के आधार पर दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के बीच क्या है कोई डिफरेंस नहीं। इन बातों को बिल्कुल, ये एक ऐसा ग्राउंड मैंने आपके सामने दिखाया है, दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड फॉर योर एग्जामिनेशंस। आप इसे यहाँ पर जब आप संविधान को लेकर के अपनी शुरुआती कैलकुलेशंस करने का काम करते हैं तो आप यहाँ पर इस मामले को मेरे प्यारे साथियों स्किप करके नहीं चल सकते। मेरे हिसाब से इस मामले को आपको क्या है थोरोली कैलकुलेट करना चाहिए। मैंने बताया कि आप कहीं और के पेपर विजिट ना करें, अपने यहाँ के ही यूपी आपका जो यूके SSC है उसके आप प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनको आप विजिट कर सकते हैं, या जो आपका यूके PSC है उसके जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर बातचीत होती रही है और आगे भी क्या है होती रहेगी। और मैं क्लासेस में इतना ज़्यादा डिस्कशन इसलिए करके चलता हूँ ताकि बातें आपको क्या है क्लास के दौरान ही याद हो जाएँ। और बहुत सारे काम हैं करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ मेरा पर्पज़ ये है कि अगर मैं कोई भी वैल्यू आपके सामने रख रहा हूँ तो अगर मैं बार बार चीज़ों को दिखाने का कार्य करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम करके चल रहा हूँ, बल्कि मेरा रियल मोटिव ये है कि क्लासेस के दौरान, कक्षाओं के दौरान जो है वैल्यूज़ आपके माइंड में ईजिली इस्टेब्लिश हो जाएँ, वैल्यूज़ आपके माइंड में क्या है ईजिली इनकलकेट हो जाएँ या आसानी से क्या है स्थापित हो जाएँ। ये मामला हमने यहाँ तक क्या है डिस्कस कर लिया है। यानी कि संविधान के प्रकार को लेकर के यहाँ तक आते आते हमने कैलकुलेशन अपनी वाइंड अप कर ली है। इससे पहले हमने क्या है संविधान को डिफाइन करना सीखा, बाद में संविधान के प्रकार को लेकर के हमने अपने रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस किए। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस आप कैसे क्रिएट करेंगे, साइंटिफिक डिफरेंस आप कैसे क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर आप प्रोफेसर गार्नर को किस तरीके से एसोसिएट करने का कार्य करेंगे, ये हमने आपको यहाँ पे क्या है समझाने का कार्य कर दिया है। अब मैं इसमें एक न्यू टॉपिक आपको क्या देने का काम कर रहा हूँ, और विश्वास मानिएगा कि ये जो आपका न्यू टॉपिक है ये भी बार बार क्या है आपसे आपके परीक्षाओं में क्या है पुटअप किया जाता है। इस पर भी बार बार क्या है आपका जो एग्जामिनर है आपसे बात करता है। इसे हम कहेंगे नेचर एंड कैरेक्टर। क्या कहेंगे? नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हिंदी में आप क्या कहेंगे संविधान का चरित्र। हिंदी में आप क्या कहेंगे संविधान का चरित्र आप कह सकते हैं, या संविधान की प्रकृति भी आप कह सकते हैं। तो इंग्लिश में कहेंगे नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हिंदी में क्या कहेंगे संविधान का चरित्र और संविधान की प्रकृति। संविधान का चरित्र और संविधान की प्रकृति। तो देखिए पहले तो आप क्या है इसका एक सिनॉप्सिस लेके चलेंगे। इसे कहा जाता है ग्राउंड ऑफ सिनॉप्सिस। ग्राउंड ऑफ सिनॉप्सिस और ग्राउंड ऑफ सिनॉप्सिस, यानी कि सिनॉप्सिस का मतलब क्या हो जाता है कि आपको ये बताना आना चाहिए कि इस हेडिंग के अंदर आपको किन किन वैल्यूज़ को डिस्कस करके चलना है। इस हेडिंग के अंदर आपको क्या है किन किन वैल्यूज़ को डिस्कस करके चलना है, ये मेरे प्यारे साथियों आपको क्या है बताना आना चाहिए। तो इधर पहले हम इंग्लिश वाली कैलकुलेशन अपनी कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर हम लेके चलेंगे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2 पर हम लेके चलेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नंबर 3 पर हम लेके चलेंगे आ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 4 पर हम लेके चलेंगे आप कहेंगे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन।
यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 5 पर आप क्या कहेंगे? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नंबर 6 पर आप क्या कहेंगे? अ ब्लेंड ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंग्लिश में आपका जो सिनॉप्सिस है वो ये हो जाएगा, यानी कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन आपको डिस्कस करना है, स्पेशली इन द लाइट ऑफ नेचर एंड करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आपको डिस्कस करना है, अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आपको डिस्कस करना है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन को आपको डिस्कस करना है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को आपको डिस्कस करना है, एंड लास्ट वन क्या होगा आपका? अ ब्लेंड ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या डिस्कस करके चलना है। हिंदी में यही जो आपका सिनॉप्सिस है, इसे आप किस तरीके से कैलकुलेट करने का काम करेंगे? आ जाओ। हिंदी में नंबर 1 आप लेके चलेंगे लचीला संविधान, नंबर 2 पे आप क्या लेके चलेंगे? कठोर संविधान। नंबर 3 पे आप क्या लेके चलेंगे? लचीले तथा कठोर संविधान का मिश्रित रूप। नंबर 4 पर आप क्या लेके चलेंगे? एकात्मक संविधान। नंबर 5 पर आप क्या लेके चलेंगे? संघात्मक संविधान। और नंबर 6 पे आप क्या लेके चलेंगे मेरे प्यारे साथियों? एकात्मक तथा संघात्मक संविधान का, मिश्रित रूप, एकात्मक तथा संघात्मक संविधान का मिश्रित रूप। तो इस हेडिंग के बारे में आपको देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने बताया कि परीक्षा में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपने ही हेडिंग को जस्टिफाई करना आना चाहिए। अगर आपको अपने ही हेडिंग को जस्टिफाई करना नहीं आता है तो आपको समस्याएं हो सकती हैं, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि प्रॉपर आपको क्या है, डिफरेंट जो आपके सिनॉप्सिस हैं वो आपको बताने आने चाहिए। यानी कि ये मामला जो आप पढ़ते हैं ना, ये मामला संविधान के प्रकार में कैलकुलेट नहीं होता। हमें बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब अपने आप से है और हमें मतलब आप लोगों से है। आप इस मामले को आज तक किसी भी तरीके से कैलकुलेट करते आए हैं, दिस डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। ये मेरे लिए कोई भी अलग प्रकार की बात नहीं है, मैं अपनी बातें यहाँ पर कर रहा हूँ और इस मामले को आपको क्या है, इस तरीके से कैलकुलेट करने की आवश्यकता है, जो एक राइट सिनॉप्सिस मैंने आपको यहाँ पर क्या है देने का कार्य किया है। अब यहाँ पे भी हम इसको डिफाइन करेंगे और डिफाइन करने के साथ साथ हम क्या अपनी क्वेश्चंस ओरिएंटेड कैलकुलेशन करेंगे कि यहाँ से सवाल हम किस प्रकार से पकड़ सकते हैं या किस प्रकार के सवाल क्या है जनरेट हो सकते हैं। तो हेडिंग तो आपको यही रहेगा, नेचर एंड करैक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको एक बार और यहाँ पर बना लेते हैं, आ जाओ। हेडिंग आपका क्या है? नेचर एंड करैक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर एंड करैक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या डिफाइन करना है, देखो। तो सबसे पहले आपको यहां पर लेके चलना है, सबसे पहले आप लेके चलेंगे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन।
फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स क्या है, लचीला संविधान। तो इसको आप किस प्रकार से डिफाइन करने का काम करेंगे, तो इसको आप देखिए तरीका क्या होता है, तरीका आप लेने का काम करें। तरीका आपको किस तरीके से लेकर चलना है, तो तरीका जो आपका यहाँ पर होगा, तो तरीका आप क्या बताएंगे, आप ये कहेंगे, आप सीधा ये कहेंगे कि विच कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स सिंपल मेजोरिटी, simple majority in order to introduce changes oblique amendments into the Constitution, generally called flexible constitution, generally called flexible constitution, जनरली कोल्ड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप इसको डिफाइन करने का तरीका आपका यह होना चाहिए। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या हो जाता है, आप सीधा ये बताएंगे विच कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो आपकी टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, सिंपल मेजोरिटी। विच कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स सिंपल मेजोरिटी इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस चेंजेज ओब्लिक अमेंडमेंट्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली कोल्ड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हिंदी में आप अपने डेफिनेशन ये बनाने का काम करेंगे, जो संविधान नए परिवर्तनों नए संविधान संशोधनों के संदर्भ में साधारण बहुमत की मांग करता है। साधारण बहुमत की मांग करता है, लचीला संविधान कहलाता है। लचीला संविधान कहलाता है। लचीला संविधान कहलाता है। लचीला संविधान कहलाता है। एंड यहां पर आप बताते हुए चलेंगे मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल, मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल। अगेन आप क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, दैट मीन्स ब्रिटेन का संविधान, दैट मीन्स ब्रिटेन का संविधान। आगे देखिए, आगे आपको क्या लेके चलना है, तो आगे आपको लेके चलना है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। आगे आपको क्या लेके चलना है, भी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आपको लेके चलना है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आपको लेकर चलना है, दैट मीन्स क्या है, कठोर संविधान आपको लेकर चलना है। तो कठोर संविधान को आप किस तरीके से डिफाइन करने का काम करेंगे, तो आप सीधा यहां पर ये कहेंगे विच कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी in order to introduce changes oblique amendments into the constitution generally called
रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जनरली कॉल्ड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे, विच कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स, यहाँ स्पेशल मेजोरिटी जो आपकी टर्मिनोलॉजी ये क्या है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। यहाँ जो आपका सिंपल मेजोरिटी है ये आपका एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, और यहाँ पर जो आपका स्पेशल मेजोरिटी ये क्या है भाई, आपका एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। ठीक है, तो हिंदी में आप इसे कैसे कहेंगे, हिंदी में आप इसे इस तरीके से डिफाइन करने का कार्य करेंगे। वही बात, जो संविधान नए परिवर्तनों, नए संविधान संशोधनों के संदर्भ में विशेष बहुमत की मांग करता है, विशेष बहुमत की मांग करता है, विशेष बहुमत की मांग करता है, कठोर संविधान कहलाता है भाई, कठोर संविधान कहलाता है, कठोर संविधान कहलाता है, कठोर संविधान कहलाता है। ठीक है, और इसका जो मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल आपका होगा, मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल आप क्या लेके चलेंगे, तो यहां पर आपका मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। और लास्ट क्या लेके चलेंगे यहाँ पर आप अब इस ड्राफ्टिंग में, इस ड्राफ्टिंग में लास्ट आपको लेके चलना है अ ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, अ ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर तथा लचीले संविधान का मिश्रित रूप, कठोर तथा लचीले संविधान का मिश्रित रूप। तो इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसे डिफाइन ऐसे करेंगे, विच कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स बोथ सिंपल एंड स्पेशल मेजोरिटी, in order to introduce changes oblique amendments into the constitution generally called a blend of rigid and flexible कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, लचीले संविधान का मतलब क्या होगा कि जिस संविधान में अगर आप नए परिवर्तन लाना चाहते हैं या नए प्रकार के संविधान संशोधन लाना चाहते हैं, तो अगर आपको केवल सिंपल मेजोरिटी की नीड है, अगर आपको केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता है, तो ऐसे संविधान को आप क्या कहेंगे, नेचर एंड करैक्टर वाइज क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन आप कहेंगे। और जिस संविधान में अगर आपको नए परिवर्तनों के संदर्भ में या नए संविधान संशोधनों के संदर्भ में अगर आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता है, तो ऐसे संविधान को करैक्टर वाइज एंड नेचर वाइज आप क्या कहेंगे, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आप कहेंगे। इसका मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल आपको क्या लेकर चलना है,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन आप लेके चलेंगे, एंड इसका मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल आपको क्या लेके चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए आपको लेकर के चलना है। एंड अगर कोई संविधान ऐसा है जिसमें नए प्रकार के परिवर्तनों के संदर्भ में या नए प्रकार के संविधान संशोधनों के संदर्भ में अगर आपको सिंपल मेजोरिटी की नीड है और अगर आपको क्या है स्पेशल मेजोरिटी की नीड है, तो ऐसे संविधान को आप क्या कहेंगे, आ ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर तथा लचीले संविधान का मिश्रित रूप कहेंगे, उसे कठोर तथा लचीले संविधान का मिश्रित रूप कहेंगे। इसका जो मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल आपको लेकर के चलना है भाई, इसका जो मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल आप लेके चलेंगे तो आप कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको लेकर के चलना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपको लेकर के चलना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपको लेकर के चलना है। तो इस ड्राफ्टिंग को एक बार आप ऑब्जर्व करने का काम करेंगे, और ये बातें बेकार की नहीं हैं, या ऐसा नहीं कि इन बातों को अगर आप पढ़ने का काम करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इन बातों को पढ़ने का काम करेंगे तो आप एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अपने आप को इफेक्टिवली क्या है कैलकुलेट करवाने का काम करेंगे, या इफेक्टिवली क्या है प्रिपेयर करवाने का काम करेंगे। बातें करनी आनी चाहिए, इन बातों को डिफाइन करना आना चाहिए। ये बातें करनी आनी चाहिए और इन सबको डिफाइन करना भी क्या है भाई, आना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर क्या है बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे हमें अपनी जो चर्चा है या अपना जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम एक काम यहाँ पर करेंगे, हम कहेंगे मैंने कहा आपसे ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन, ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन, ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन किसका, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ a blend of flexible and rigid constitution इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भारत के संविधान को कठोर तथा लचीले संविधान का मिश्रित रूप लेकर के चलते हैं तो आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे, ये भी तो बताना आना चाहिए। आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे तो उसको आप कहेंगे ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, तो अप्लाई करने का तरीका ये होगा कि वन साइड आप क्या लेके चलेंगे, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अदर साइड आप क्या लेके चलेंगे, आप कहेंगे क्लोज 1 एंड क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आप इसे अप्लाई करने का काम करेंगे तो वन साइड आपको क्या है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 का रेफरेंस आपको लेना होगा, एंड सेकंड साइड आपको क्या है आर्टिकल 368 के दोनों क्लोजेज आपको लेकर चलने पड़ेंगे। क्लोज 1 भी आपको लेकर चलना पड़ेगा एंड क्लोज 2 भी आपको क्या है लेकर के चलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ आप इजीली कह सकते हैं, आप कहेंगे अंडर द लाइट ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, we need
simple majority, we need simple majority regarding to introduce changes into the Indian Constitution, तो अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संविधान में नए प्रकार के चेंजेस लाना चाहते हैं, न्यू चेंजेस अगर आप लाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या है, स्पेशल मेजोरिटी की कोई भी नीड नहीं है, आपको यहाँ पर क्या है, सिंपल मेजोरिटी की नीड है। तो आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 जस्टिफाई करता है इस मामले को कि भारत के संविधान का नेचर एंड करैक्टर क्या है, फ्लेक्सिबल है। भारत के संविधान का नेचर एंड करैक्टर कैसा है, फ्लेक्सिबल है। और एक बात और है, यहाँ पर मैंने देखे इतना भी आपको बताना आना चाहिए, अगर आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर चेंजेस की बात की है, मैंने यहाँ पर अमेंडमेंट्स की बात नहीं की है। मैंने यहाँ पर किसकी बात की है? केवल चेंजेस की बात की है, मैंने यहाँ पर अमेंडमेंट्स की बात नहीं की है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी आप मामले कैलकुलेट करने का काम करते हैं, उन्हें आप ही के संविधान में नए प्रकार के संशोधन नहीं माना जाता है, बल्कि नए प्रकार के परिवर्तन माना जाता है। तो यहाँ मैंने चेंजेस आपको दिखाया है, यहाँ पर मैंने आपको क्या है, अमेंडमेंट्स आपको नहीं दिखाए हैं। तो अगर आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 को लेने का काम करेंगे, तो आर्टिकल 3 इस मामले को क्या है, जस्टिफाई करेगा। आर्टिकल 3 क्या है, इस मामले को जस्टिफाई करेगा। इस मामले को क्या जस्टिफाई करेगा? और किस मामले को जस्टिफाई करेगा? कि नेचर एंड करेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर एंड करेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फ्लेक्सिबल है। कैसा है भाई? फ्लेक्सिबल है। कैसा है? फ्लेक्सिबल है। डन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या बताना है, आप सीधा ये कहेंगे, अंडर द लाइट ऑफ क्लोज 1 एंड क्लोज 2 of Article 368 of the Indian Constitution, we need special majority. We need special majority regarding to introduce amendments into the Indian Constitution, तो अगर आप आर्टिकल 368 को कैलकुलेट करना चाहते हैं और उसके दोनों क्लोजेस को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको भारतीय संविधान में नए प्रकार के संशोधनों के संदर्भ में, यहाँ मैंने आपको क्या दिखाने का काम किया है, यहाँ मैंने आपको विदाउट एनी हेजिटेशन क्या है, अमेंडमेंट्स आपको दिखाने का काम किया है। तो नए प्रकार के संशोधनों के संदर्भ में यहाँ पर आपको क्या है, स्पेशल मेजोरिटी की नीड पड़ती है। दैट मीन्स विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ आप क्या है, यहाँ आप अमेंडमेंट्स लेकर के नहीं चलेंगे, यहाँ पर आप क्या है, अमेंडमेंट्स लेकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि इतना भी एरर आ जाता है, इतना भी क्या एरर आ जाता है। यहाँ पर आप लोग क्या है, अमेंडमेंट्स लेकर के नहीं चलेंगे, यहाँ पर आप क्या है, चेंजेस लेकर के चलेंगे। और यहाँ आपको क्या है, सिंपल मेजोरिटी को लेकर के चलना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या है, स्पेशल मेजोरिटी को कैलकुलेट करने का काम नहीं करेंगे। यहाँ पर आप क्या है भी, स्पेशल मेजोरिटी को कैलकुलेट करने का काम नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। स्पेशल मेजोरिटी को
कैलकुलेट करने का काम नहीं करेंगे। इतना भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। और यहाँ पर आप क्या है, जो आपके अमेंडमेंट्स हैं आप उन्हें कैलकुलेट करने का काम करेंगे। यहाँ आप चेंजेस नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर आप सीधा क्या कहेंगे, अमेंडमेंट्स आप कहेंगे। यहाँ चेंजेस लेकर के मत चलो, क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस आपको लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ सीधा क्या दिखा दो, अमेंडमेंट्स आप दिखा दो। और यहाँ पर आप क्या है, यहाँ पर आप क्या है भाई, यहाँ पर आप सिंपल मेजोरिटी को लेकर के नहीं चलते हैं। यहाँ पर आप क्या है, सिंपल मेजोरिटी को आप लेकर के नहीं चलते हैं। यहाँ पर आप क्या है, सिंपल मेजोरिटी को आप लेकर के नहीं चलते हैं। तो ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला इस बात को जस्टिफाई करके चलेगा। ये पूरा मामला क्या है, इस बात को जस्टिफाई करके चलेगा। जस्टिफाई कैसे करके चलेगा कि नेचर एंड कैरेक्टर, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिजिड। कैसा है, रिजिड, यानी कि कैसा है, कठोर है। और जब आप इन दोनों का कंबाइन, जब आप इन दोनों का कंबाइन इंपैक्ट लेकर के चलेंगे, जब आप इन दोनों का कंबाइन इंपैक्ट आप लेकर के चलेंगे, तो फिर आपको ये कहने की आवश्यकता पड़ेगी कि भारतीय संविधान अपने नेचर एंड कैरेक्टर में क्या है, अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि बी कैलकुलेटिव। आप जितना अपने आप को कैलकुलेट कराने का काम करेंगे, आपको लगेगा शुरुआत में कि हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, लेकिन जब आप उसके आउटकम लेकर के चलोगे, जब आप उसके कंक्लूजन अपने सामने रखने का काम करोगे, तो आपको जो अपने रेस्पेक्टिव आउटकम्स हैं या आपको जो अपने रेस्पेक्टिव कंक्लूजन्स हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव क्या है, नज़र आएंगे। और मैं तो सीधा कह के चल रहा हूँ, इन क्लासेस के बिहाफ पर अगर मैं किसी एक विद्यार्थी के लिए भी अच्छा काम कर पाया, तो मैं यही मान के चलूँगा कि मैंने जो भी क्लासेस आपके सामने रखी हैं उन क्लासेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेटिस्फाइड हो गया है, वो सेटिस्फाइड हो गया है। तो ये जो माइनर कैलकुलेशन भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये भी क्लासेस के दौरान ही आपको याद हो जानी चाहिए। जब आप क्लासेस के साथ अपना वेरी पॉजिटिव एसोसिएशन लेकर के आएंगे, तो ये सारे के सारे मामले यहीं पर क्लास के दौरान ही क्या है, आपको याद हो जाने चाहिए। थोड़ा आप समय निकालेंगे, शुरुआत में आपको लगेगा, क्योंकि मेरी क्लासेस काफ़ी लेंथी होती हैं, तो शुरुआत में आपको लगेगा कि हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, लेकिन जब आप आउटकम लेके चलोगे अपने, या जब आप अपने कंक्लूजन्स को कैलकुलेट करने का काम करोगे, तो आपको प्रॉपर एक क्या है, सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिलेगा। और वही सेटिस्फेक्शन मैं आपको यहाँ पर क्या है, स्पेशली इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट कराना चाह रहा हूँ। तो अभी ये नया हेडिंग हमने स्टार्ट किया है, और इसमें हमने क्या है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को हमने समझ लिया है, एंड अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या होगी, हम पहले यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का काम करेंगे, देन आफ्टर हम क्या है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का काम करेंगे, और लास्ट में हम क्या है, अ ब्लेंड ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को कैलकुलेट करने का काम करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो आपके सामने आएगी, उसमें जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगे, और वहाँ पर आपसे डिस्कशन किया जाता है, वहाँ पर आपसे जो आपका एग्जामिनर है वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके चलता है। तो भाई देखो, मेरा औचित्य किसी को परेशान करना नहीं है, या मेरा औचित्य किसी को कोई चैलेंज देना नहीं है, मैं केवल आपके लिए एक अच्छा कार्य करना चाहता हूं, आपको आपकी तैयारी में एक सुविधा, एक सहूलियत देना चाहता हूं। यही मेरा एक मोटिव है, या यही मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। और जैसा मैंने कहा कि अगर इन क्लासेस के बिहाफ पर मैंने किसी एक विद्यार्थी के लिए भी अच्छा कार्य किया, तो मैं यही मान के चलूँगा कि मेरी ये कैलकुलेशन या मेरी जो भी क्लासेस हैं उन्होंने अपना काम कर दिया। तो मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कक्षा को थोड़ा विराम देना चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहो, मेहनत करते रहो, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो। ठीक।